ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हम आपको बेहतरीन तरह से दिखाई सुनाई दे रहे हैं? वेलकम बैक टू द क्लास 10th। हाउ इज इट? क्या मैं आपको बेहतरीन तरह से दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? ओके, लेट ओपी इन दी चैट हो जाए एक बार जरा। कक्षा 10वीं के बच्चे लेट ओपी इन दी चैट कर दो। लेटेस्ट ओपी। यार मैं बता रहा हूं, क्या होता है ना, जब चीजें नई नई रहती है, जैसे जब तुम कोर्स में भी नए नए आए थे तो ऐप में दिक्कत जाती थी, अब ऑफिस नया नया हुआ है तो क्लास में दिक्कत जाती है। तो नई चीजों में दिक्कत आना इज मैंडेटरी, ठीक, लेकिन उसकी खूबसूरती भी है। क्या होता है ना, मनुष्य जो है तो ह्यूमन बींग्स जो है तो ह्यूमन बींग्स चेंज रजिस्ट करते हैं, ह्यूमन बींग्स चेंज रजिस्ट करते हैं। एक खराब कपड़ा बुलवा दो यार बाहर से पहले तो, अपने को आदत है बोर्ड के ऊपर हाथ रखने की, उस पर लगी है डस्ट। तो ह्यूमन बींग्स चेंज रजिस्ट करते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, क्यों? क्योंकि चेंज में जो ट्रांजिशन होता है, तो इस ट्रांजिशन प्रोसेस में क्या होती है, इस ट्रांजिशन प्रोसेस में बहुत सारी दुख दर्द पीड़ा परेशानियां आती है ना। चलो कोई बात नहीं, 1 घंटा ही पढ़ाऊंगा आज। अपने पास हिस्ट्री का चैप्टर है, हिस्ट्री का चैप्टर है और बहुत मजेदार चैप्टर है। 2-3 मिनट में जब तक सारे बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया इज द चैप्टर। मजेदार चैप्टर, प्यारा चैप्टर, बहुत लवली चैप्टर है। इस पूरे चैप्टर को अपन क्या करने वाले हैं आज इस क्लास में, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। मुझे ये चैप्टर जो है ना, एक पर्सनल फेवरेट सा है ये चैप्टर। इसका कारण बता रहा हूं क्यों, क्योंकि इस चैप्टर में आपको पूरा का पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसके पीछे के एसेंस समझ में आएंगे। चैप्टर की रूपरेखा बताऊंगा, ठीक है, चैप्टर की रूपरेखा बताऊंगा और फिर हम इसको शुरू करते हैं। तो हाउ इज द जोश? बच्चे बोल रहे आज बहुत बढ़िया क्वालिटी है क्लास की। क्लास की क्वालिटी उसके लाइट कैमरा एक्शन से नहीं होती, क्लास की क्वालिटी होती है उसके कंटेंट से। तो आई अश्योर यू क्या कि वो कंटेंट भी बहुत बढ़िया होने वाला है, बेस्ट होने वाला है, ठीक है। चलो बेहतरीन, चैट भी आ गई हमारे पास में। सारे बच्चे एक बार जरा चैट में फटाफट से बता देंगे क्या मैं आपको दिखाई और सुनाई दे रहा हूं बेहतरीन तरह से। इसके ऊपर है ना, ऐसे साफ करने को बोल दिया करना उनको, क्योंकि ये देखो इसमें है बहुत सारी डस्ट। तो वो डस्ट क्या कर रही है कि हाथ रखने में कन्वीनियंट नहीं लग रही है। ये क्या हो गया, ये क्या दिखा? ठीक है, कल से सफाई वाले भैया को बोलना कि इसको ऐसे ही साफ करना जैसे सर ने करके दिखाया ना, उस तरह से, ठीक है। चलो भाई, हैप्पी दिवाली। ये सर पीछे एंटीना तो नहीं है उसका, नहीं तो पता लगा एंटीना हाथ में आ जाए। हाँ जी गाइस, ये लो ठीक है, अभी ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू द क्लास। टुडे वी हैव द चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। ये वाला जो चैप्टर है, ये वाला मेरा पर्सनल फेवरेट हिस्ट्री में से, और आप सबका भी फेवरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वी आर गोइंग टू कवर दी चैप्टर इन दिस मैनर ओनली। हम इसी तरह से इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं कि you'll लव दिस चैप्टर, ठीक है। आपको इस चैप्टर के साथ में प्यार हो जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। कहानी क्या है देखो, इंडियन नेशनल मूवमेंट जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो इंडियन नेशनल मूवमेंट कोई एक दिन की तो कहानी है नहीं, वो तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जैसा वीडी सावरकर जी ने कहा है कि 1857 में ही हमने पहली क्रांति छेड़ दी थी। 1857 से हम प्रयास करते आ रहे थे आजादी के लिए, मिली नहीं मिली। आजादी हमें मिली बहुत लेट। कब मिली आजादी लेट? तो आजादी लेट मिलने से मेरा तात्पर्य है हम आजाद तो 1947 में हुए, तो इसमें अलग अलग फेजेस रहे। कभी आजादी की लड़ाई को कोई और लीड कर रहा था, कभी आजादी की लड़ाई को कोई और लीड कर रहा था। क्लास 8 तक आपने वो पूरी कहानी देखी है, महात्मा गांधी के आने के पहले तक की कहानी देखी है हिस्ट्री में। और इस चैप्टर में बेसिकली आपको महात्मा गांधी जब इंडिया आ गए उसके बाद से इंडियन नेशनल मूवमेंट कैसे इवॉल्व हुआ है उस कहानी को समझाया गया है, ठीक है। तो आज के इस चैप्टर में अपन उस चीज को पढ़ने वाले हैं। गॉट इट? आइए शुरू किया जाए भाई साहब। एक बार सारे बच्चे बापू, यस, महात्मा गांधी एंड हिज कंट्रीब्यूशन इन नेशनल मूवमेंट, उस चीज को यहां पे बताया गया है। क्लियर है?
लो वॉइस नहीं, नहीं लो वॉइस नहीं है दोस्त, अभी ठीक है, अभी सही है आवाज। चलो भैया, आज दोनों क्लास होगी ना, रात में आपकी 10th की क्लास है, मैथ्स की है, काई की आज साइंस की, तो रात में आपकी साइंस की क्लास होगी, क्यों नहीं होगी? आज मैथ्स की छुट्टी है शायद तुम्हारी, है ना, आज साइंस और एसएसटी की क्लास है। चलो भाई साहब, अभी ठीक है ना सब? गिव मी अ थम्स अप एक बार, अगर इफ एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन, एक थम्स अप दे दो, आगे बढ़ते हैं। अगर हर चीज ठीक तरह से दिखाई सुनाई दे रही है तो गिव मी अ थम्स अप। ओके, चलिए शुरू किया जाए। चैप्टर की रूपरेखा समझो। सबसे पहले इस चैप्टर को अपन आराम से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज 1 घंटे का लेक्चर रहेगा, कल 1 घंटे का लेक्चर रहेगा, उस तरह से कंप्लीट करेंगे, ठीक है, जल्दीबाजी नहीं। तो नेशनलिज्म इन इंडिया, बेसिकली इस चैप्टर की अगर थीम बताऊं ना, तो इसमें आपको यह बताया गया है हमारे देश में, ठीक है, हमारे देश में इस चैप्टर में आपको यही बताया गया है कि, हाँ, इस चैप्टर में आपको ये बताया गया कि हमारे देश में, जैसे हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था, अगर ध्यान हो तो, कि इंपीरियलिज्म था, कि बाहर के लोग जो है यूरोप से आ गए और कहां से आ गए और हमारे ऊपर कब्जा करके बैठ गए थे। तो उस इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट में हमने आवाज उठाई थी, उस इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट में हमने आवाज उठाई थी, और उस आवाज उठाने के कारण हमने क्या करा था, उस आवाज उठाने के कारण हमने हमारी कंट्री में ये देखा कि लोग आपस में जुड़ते चले गए। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं। मेरा दुश्मन भी ये है, इनका दुश्मन भी ये है, और इनका दुश्मन भी ये है, तो हम तीनों दोस्त बन जाएंगे। दुश्मन का दुश्मन, ठीक है, दोस्त, ठीक है, वैसा हो जाता है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है। तो वही चीज हुई कि इंडिया में जब कॉलोनियल मूवमेंट चला, कि कॉलोनी जो हमें कॉलोनाइज करके बैठे थे ब्रिटिशर्स, जब इनके अगेंस्ट में हमने आवाज उठाना शुरू करी, तो हम सारे लोग आपस में जुड़ते चले गए, ठीक है। कॉलोनियल मूवमेंट जब इंडिया में डेवलप हुआ तो उसके चलते हम सारे लोग आपस में जुड़ गए, और दिस लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और इसी कारण से क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहीं ना कहीं क्या होता है, शुरू होता है। इस कारण से हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है शुरू होता है, मतलब हमारे साथ आने से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं शुरू, ठीक है, प्लस में लिखा है, मतलब क्या है कि हमारे लोग परेशान थे, ठीक है, प्रताड़ित थे, और हमारे लोग जब परेशान थे, प्रताड़ित थे, तो उनके परेशान होने के बाद में क्या हुआ कि सारे लोग कहीं ना कहीं आपस में एकजुट महसूस कर रहे थे। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चल रहा था, और उस एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के साथ साथ में आपको क्या देखने को मिलता है ना, उस एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के साथ साथ आपको देखने को मिलता है कि पैरेलल में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जिसमें जो हमारे कॉलोनाइजर्स थे, देखो सिंपल चीज है, अगर मान लो मेरी कहीं पे एक जगह लड़ाई चल रही है और मेरा कहीं पे दूसरी जगह भी काम चल रहा है, तो उस लड़ाई के कारण ये दूसरी जगह का काम जो है मेरा, वो क्या होगा, कहीं ना कहीं हैम्पर होगा ही होगा। उस दूसरी जगह जो चल रहे काम है उसको नुकसान पहुंचेगा ही पहुंचेगा, है ना। वही चीज यहां पे भी होती है, क्या कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और जहां जहां कॉलोनीज थी वहां पे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चल रहा था। तो इंडिया एक कॉलोनी थी, वहां पे इंडिया के लोग आवाज उठा रहे थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ाई चली रही थी। उसी बीच में क्या है, महात्मा गांधी जो है इंडिया लौट कर आते हैं, और महात्मा गांधी अपने साथ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल, ठीक है, महात्मा गांधी अपने साथ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल लेके आते हैं। और ये जो न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल था वो था सत्याग्रह, और इस सत्याग्रह ने कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल मूवमेंट को एक अलग फेज दिया, और वो इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो फेज है इस पूरे चैप्टर में बताया गया है, ठीक है। तो ये बेसिक थीम है चैप्टर की, और इसी थीम के हिसाब से हम चैप्टर में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पढ़ते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को पढ़ते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जैसे क्या है 1921 से शुरू होकर 22 में खत्म हो जाता है। अगला मूवमेंट 1930 में शुरू होगा, ठीक है, अगला मूवमेंट 1930 में शुरू होगा। तो ये जो बीच का टाइम पीरियड रहा 9-10 साल का, ये 9-10 साल के पीरियड को हम ट्रूस पीरियड कहते हैं। ट्रूस पीरियड मतलब, ये बुक में कहीं नहीं लिखा है लेकिन मैं बता रहा हूं कि एक बड़ा मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, दूसरा बड़ा मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। और इन दोनों मूवमेंट के बीच में क्या था, इन दोनों मूवमेंट के बीच में एक समय था जब चीजें कैसी थी, शांत थी। जब चीजें शांत थी तो उस टाइम फ्रेम को ट्रूस पीरियड कहा गया। और इस ट्रूस पीरियड में क्या हो रहा था, इस ट्रूस पीरियड में जैसे अगर आप देखोगे तो इस ट्रूस पीरियड में क्या क्या हुआ
वो सारी चीजें चैप्टर में बताई गई है। और अगला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो 1 2 3 तीन चीजें आपको पूरे चैप्टर में समझना है। क्या ये मैंने थीम बता दी कि महात्मा गांधी के आने के साथ में क्या स्थिति थी, और फिर जो इंडियन नेशनल मूवमेंट का फेज शुरू हुआ वो अलग था, ठीक है। और वो थीम के साथ साथ में अगर आप देखोगे तो एक ट्रूस पीरियड था, और एक मतलब एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, उसके बीच में एक खाली समय था। तो ये इतनी चीज चैप्टर में बताई गई है, आपको समझाई गई है। और इतनी चीज के साथ साथ चैप्टर में आपको ये बताया गया है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कौन कौन पार्टिसिपेंट्स थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कौन कौन पार्टिसिपेंट्स थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एजेंडा क्या था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एजेंडा क्या था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की लिमिटेशन क्या थी, क्या कमी रह गई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या कमी रह गई। तो ये सारी चीजें इस पूरे के पूरे चैप्टर में आपको बताई गई है, समझाई गई है, ठीक है। साथ ही साथ एक लास्ट टॉपिक कि सिर्फ साथ लड़ लेने से हम एक साथ एक देश नहीं बन गए, ठीक है। वो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस हमारे अंदर इन्फ्यूज की गई। बहुत सारी चीजें जैसे हमारे गीत, हमारे झंडे, हमारी कहानियां, जब वो एक होगी तब हम एक होंगे। तो वो पूरे के पूरे चैप्टर की रूपरेखा है। देखो मैंने बहुत अच्छे से क्रिस्प तरह से आपको ये बताया है कि चैप्टर आखिरकार है क्या, ठीक है। चैप्टर आखिरकार है क्या वो मैंने आपको बताया है। यहां तक क्लैरिटी है सभी को? बताओ। चैप्टर आखिरकार है क्या, इस चीज की क्लैरिटी मिल गई? अगर इस चीज की क्लैरिटी मिल गई है तो अपन चैप्टर शुरू करते हैं। बताइए। बताइए। वंश ताया, यहां तक क्लैरिटी आ गई? वॉइस ज्यादा बढ़ा दी। मैं मार मार के अब चमगादड़ बना दूंगा। कम रहती जब बोलते कम हो, अब बढ़ा दी जब बोल रहे ज्यादा बढ़ा दी। आवाज आ तो रही है सबको बराबर? कल मैथ्स की क्लास इसलिए हुई थी क्योंकि क्या है कि आपके मैथ्स के जो नायक है ना, गणित के नायक ट्रैवल कर रहे थे कल। रिएक्शन ऑफ कर दूं? ठीक है। हाँ, रिएक्शन एकदम से ऐसा लगता है स्क्रीन पे। रिएक्शन जब ऑन करूंगा जब मैं पढ़ाऊंगा और सिर्फ पूछूंगा समझ में आया कि नहीं। ठीक है, चलो। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट नाउ। पीसी में चैट नहीं चल रहा है। चलो चलो शुरू तो करें अपन, सब धीरे धीरे सब चलेगा। चलिए यहां से शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। चैप्टर भी शुरू यहीं से हो रहा है, लेकिन चैप्टर वो शुरू हो रहा है उसके पहले मैं आपको एक कहानी बता देता हूं। वही कि दोस्त ये दुश्मन है। दुश्मन कौन है? ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स हमारे दुश्मन, ठीक है। अब क्या हो गया, ये एक इंडियन था, इंडियन फ्रॉम JNK, जम्मू एंड कश्मीर के इंडियन है ये, ठीक है। ये एक इंडियन है, कहां से? इंडियन फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, इंडियन फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये एक इंडियन है, इंडियन फ्रॉम गुजरात, ठीक है। मतलब केम छो माजामा, ठीक है, इंडियन फ्रॉम गुजरात। और ये एक इंडियन है, इंडियन फ्रॉम केरला, वडक्कम। तो अब आप क्या देख रहे हो, अगर इनके दुश्मन ये है, इनके दुश्मन ये है, इनके दुश्मन ये है, इनके दुश्मन ये है, तो ये सब आपस में क्या हो जाएंगे? ये सब आपस में फ्रेंड्स हो जाएंगे, समझे? ये सब आपस में क्या हो जाएंगे?
फ्रेंड्स हो जाएंगे। तो आपको वही चीज समझना है। क्या वही चीज समझना है कि बड़ी सिंपल सी चीज है, बड़ी क्लियर सी चीज है। क्या है कि आपको अगर when we all are feeling the same feeling of suppressed, ठीक है, हमें सप्रेशन की फीलिंग फील हो रही है ना कि यार मैं भी इनसे परेशान हूं, ये भी इनसे परेशान, ये भी परेशान है, तो हम सब अपनी परेशानी आपस में शेयर करेंगे और हम सब का दुख एक दुख है, तो हम सब क्या है, दुख के रिश्ते से बंधे होंगे। वही चीज हो रही थी कि इंडिया में उस समय पे एंटी इंपीरियल एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चल रहा था। तो दैट एंटी कॉलोनियल मूवमेंट फॉस्टर्ड द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, सब एक ही ब्रिटिश गवर्नमेंट से परेशान थे, तो उसके चलते क्या, सब आपस में कनेक्टेड फील कर रहे थे, सब आपस में कनेक्टेड फील कर रहे थे। और उस कनेक्शन के चलते क्या हुआ, उस कनेक्शन के चलते एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म डेवलप हुआ। ठीक, ये तो स्थिति थी। अब इसी स्थिति के समय में क्या हो रहा है, इसी स्थिति के समय में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। मतलब 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कहानी थी, 1914 से 1918 तक की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कहानी थी। तो इस टाइम फ्रेम में क्या हो रहा था पता है, देयर वर मल्टीपल फैक्टर्स व्हिच वर शेपिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट। अगर मैं आपसे कहूं, और ये सवाल आता भी एग्जाम में, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फॉस्टर्ड द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग द इंडियंस, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से इंडियंस के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग स्ट्रांग हुई, तो आप क्या समझे इस चीज से कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से इंडियंस के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे स्ट्रेंथन हुई। तो देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में हमारे सारे लोग परेशान थे। क्यों परेशान थे, यह सवाल बन जाएगा। या फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म को कैसे मजबूत किया, यह सवाल बन जाएगा। लेकिन यह सवाल बनेगा, यह तय है। क्यों, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल ईयर्स में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको अभी 4 से 5 पॉइंटर्स ध्यान रखना, मैं कीवर्ड्स दे दे रहा हूं, और यह क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। क्यों, क्योंकि यह रिपीटेटिव मोड पे हर बार पूछा जाता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने हमारे लोगों के अंदर रेजेंटमेंट मतलब नाराजगी कैसे डेवलप करी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने हमारे लोगों को आपस में एकजुट कैसे किया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने कलेक्टिव सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस कैसे डेवलप करी। किसी भी तरह से सवाल आ जाए तो आपको यह चीज ध्यान रखना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के चलते क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के चलते ब्रिटिशर्स जो है, तो अब लड़ाई लड़ रहे हैं ना, ईंट भाटे पत्थर थोड़ी ना मारेंगे, बम गोला बारूद चाहिए उन्हें। अब वो बम गोला बारूद चाहिए तो उसके लिए पैसे लगेंगे, पैसे तो है ही नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, डिफेंस के ऊपर हैवी एक्सपेंडिचर किया। और जब उन्होंने डिफेंस के ऊपर पैसा खर्च किया तो उसके चलते क्या हुआ, जब उन्होंने डिफेंस के ऊपर हैवी एक्सपेंडिचर किया तो उसके चलते उनकी तिजोरियां खाली हो गई। अब उन्होंने अपनी तिजोरियां जब खाली हुई तो उसको भरने का तरीका क्या ढूंढा कि टैक्स लगाया जाए अपनी कॉलोनीज के ऊपर, इंडियंस वगैरह इनके ऊपर क्या कर दिया जाए, टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो जब उन्होंने टैक्स लगाने की बात करी तो इससे क्या हुआ, इससे आपको देखने को मिलता है कि इससे इंडियंस के ऊपर प्रेशर आया। फॉर द फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, इनकम टैक्स इसी समय इंट्रोड्यूस किया गया। तो वो इनकम टैक्स का वजन अब कौन सह रहा था, हमारे अपने लोग। ठीक है, तो दिस क्रिएटेड द प्रॉब्लम, और मेरे को भी प्रॉब्लम, तेरे को भी प्रॉब्लम, तेरे को भी प्रॉब्लम, तो हम तीनों भाई, ठीक है, हम तीनों भाई, और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में आवाज उठाई हमने। समझ में आया। फिर क्या है, ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे वॉर लोन्स वगैरह लेके रखे थे, तो उसके कारण उनका खर्चा हो रहा था, तो टैक्स बढ़ाया उनने। तीसरी चीज, दूसरा पॉइंट समझ में आ गया ना कि वॉर लोन्स वगैरह लेके रखे थे लड़ाई लड़ने के लिए। अब वो डिफेंस में पैसा खर्च हो रहा है, वॉर के लिए लोन ले लिए हैं, तो इंटरेस्ट भी जा रहा है उसका, तो इन सारी चीजों के लिए उनको पैसा चाहिए, तो उन्होंने टैक्स बढ़ाया आम जनता के ऊपर कॉलोनीज में। अगली चीज क्या है, अब क्या हो रहा है ना, जब टैक्सेस वगैरह बढ़ाए और जब लड़ाई चल रही थी तो उस समय पे प्राइजेस ऑफ एसेंशियल गुड्स, ठीक है, वर डबल्ड, ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले। कपड़े ब्रिटिशर्स बना के पहुंचाते थे, 100 रुपए का कपड़ा तो 200 में बेचेंगे ताकि यहां से ज्यादा से ज्यादा पैसा लेके जाए। तो आम जनता तो सफर कर रही ना, उसमें आम जनता सफर कर रही है। तो क्या क्या हो रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में जिससे हमारे लोग परेशान थे, या कि व्हाट वर द थिंग्स हैपनिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिससे हमारे लोग क्या हो गए, एक तरह से कहीं ना कहीं कहता है कि हमारे लोगों के अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस आई। तो सबसे पहला कि डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ रहा था, वॉर लोन्स वगैरह बढ़ गए थे, ठीक है, जिससे टैक्सेस वगैरह बढ़े, प्राइजेस ऑफ द गुड्स वर इंक्रीज्ड, ठीक है, तो चीजों की कमोडिटीज के दाम बढ़ा दिए गए थे। उस समय पर फोर्स रिक्रूटमेंट चल रहा था। फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब ये होता है कि जबरदस्ती लोगों को भर्ती किया जा रहा था,
किसमें? जबरदस्ती लोगों को भर्ती किया जा रहा था, जबरदस्ती लोगों को भर्ती किया जा रहा था, क्या कहोगे आप, आर्मी में, ठीक है। जबरदस्ती लोगों को भर्ती किया जा रहा था किसमें? पुलिस में। कहां पे? ब्रिटेन में चल के लड़ना है तुम्हें जर्मनी के मतलब रशिया के सोल्जर से। अब इस चीज का तुक समझना आप थोड़ा सा। मैं एक इंडियन हूं, ठीक है, मुझे जबरदस्ती आर्मी में भर्ती किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे यूरोप में ले जाके लड़वाएंगे। क्यों लड़ूं मैं? ऐसा भी नहीं कि मेरी धरती पे लड़ना है मुझे तो मैं खुशी खुशी लड़ लूंगा कि भारत मां के लिए मैं क्या कर दूं, अपना सर कलम करवा दूं। नहीं ना, तो आदमी के पास कोई मोटिवेशन नहीं है, लोग लड़ना नहीं चाह रहे थे, उनको जबरदस्ती, ठीक है। और जिससे क्या हो रहा था, किसी के बेटे को, किसी के पति को, किसी के पिता को जबरदस्ती ले जाया जा रहा था लड़ाई लड़ने के लिए, और वहां से वापस लौट के आएंगे नहीं आएंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऑल दीज प्रॉब्लम्स वर रियल प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये सारी समस्याएं रियल प्रॉब्लम्स थी, रियल समस्याएं थी, ठीक है। एंड ऑल दीज प्रॉब्लम्स क्रिएटेड अ फीलिंग ऑफ रिजेंटमेंट अमंग द पीपल। साथ ही साथ क्या एक और कारण था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में क्या हो रहा है कि चीज़ों की कीमत बढ़ रही थी, और उसी बीच में क्या है, खराब मौसम के कारण, जब ये 14 से 19 का पीरियड था, इसी कारण से क्रॉप फेलियर्स देखने को मिला, फसलें खराब हो गई, फसलें खराब हो गई, और तो और खाने की कमी, और उस खाने की कमी में क्या है, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक करके बीमारी फैल गई, ठीक है, जिसमें जिसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि लाखों लोगों की मृत्यु हो रही थी। लार्ज स्केल पे क्या हो रहा था, लार्ज स्केल पे पीपल वर डाइंग, ठीक, स्टारवेशन की सिचुएशन थी, लोग भूख के कारण मर रहे थे, लोग खाने के कारण, खाने की कमी के कारण मर रहे थे। तो दिस ठीक है, दिस ऑल्सो क्रिएटेड अ फीलिंग ऑफ रेजेंटमेंट। सो ऑल दीज फैक्टर्स टुगेदर, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स को अगर कंबाइन कर दोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज नॉट गुड फॉर आर पीपल, इंडिया के लिए गुड नहीं था। या फिर इसको ऐसे देखो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडिया के लिए अच्छा ऐसे भी था कि उससे हमारे लोग जो है जागरूक हुए, एक साथ आए। क्वेश्चन बनता है कि व्हाट वर द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशंस व्हिच क्रिएटेड द सेंस ऑफ नेशनलिज्म अमंग द इंडियन पीपल। तो आपके पास ये 5 पॉइंटर्स है। फटाफट से मुझे एक बार क्या देंगे, रिएक्शन में थम्स अप देके बताएंगे कि आर यू गाइज एबल टू अंडरस्टैंड दिस। बताओ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म कैसे हमारे लोगों के अंदर डेवलप करी? अच्छा, ऐप रीस्टार्ट हो रही है, मुझे भी वो फील हुआ। रुको मैं बता देता हूँ हमारी टीम को। एक सेकेंड। हाँ, चलो बार बार वीडियो रिस्टार्ट हो रही है। हाँ, उसको फिक्स कर देना, रुको। थोड़ा आवाज बढ़ाओ यार, आदमी का गला यहाँ बैठ गया है तो मैं थोड़े आवाज की ओर पड़ी है। बड़े निर्दयी बच्चे हो यार। यहां तक क्लियर हो गया? एक सेकंड, अशोक भैया रुको। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अपन। चेक करना, चेक करो। बार बार शुरू से क्यों स्टार्ट हो रहा है, अपन उसको चेक करवा लेते हैं एक बार। यहां तक समझ में आ गया। लेकिन तुम्हें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म कैसे क्रिएट करी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म कैसे क्रिएट करी, ये क्लियर हुआ? ठीक है, वो फिक्स हो जाएगा बेटा, अभी फिक्स हो जाएगा। अपन शुरू करते हैं आगे। तो अब अगर अपन आगे बढ़े यहां से, ठीक, अब अगर अपन यहां से बढ़े आगे, तो अगली चीज ये आती है कि
इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण हमारे यहां तक समझ में आ गया था ना एक बार थम्स अप चैट में, मतलब रिएक्शन में, ठीक है, यहां तक हमें क्लैरिटी हो गई थी। आवाज मुझे तो पूरी सुनाई दे रही है। अगर अपन आगे बढ़े यहां से, इतनी तेज आवाज है, और क्या चाहोगे? तुम्हारा मोबाइल खराब हो गया मेरे दोस्त, ठीक है, बदल लो उसको, अब आवाज कम आ रही है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फोस्टर्ड द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म और क्रिएटेड द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, ये चीज अगर आपको क्लियर है तो अब अपन आगे बढ़ते हैं कि ड्यू टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देयर वाज रेजनमेंट अमंग द मासेस, और अब क्या लोग चाह रहे थे कि ब्रिटिशर से छुटकारा मिले, मुक्ति मिले, और इसी बीच में क्या होता है ना, महात्मा गांधी जो है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में महात्मा गांधी एक न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल लेके आते हैं। महात्मा गांधी एक नए लीडर की तरह इमर्ज होके आते हैं, ठीक है। तो महात्मा गांधी 1915 में इंडिया लौट के आते हैं साउथ अफ्रीका से। मैं पूरी कहानी की तरह बताऊंगा, इसमें कुछ रटने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है, सीधा है, सटीक है कि 1915 में महात्मा गांधी क्या करते हैं, एक साउथ अफ्रीका से लौट के आते हैं, वो यहाँ देखते हैं इंडियंस की प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, और देयर ही ट्राइड एंड टेस्टेड द प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह। अभी सत्याग्रह का प्रिंसिपल क्या है, तो देखो इस पे सत्याग्रह पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, लेकिन आपको याद रखने के लिए सिर्फ दो चीज ध्यान रखना है कि सत्याग्रह वाज द मोड ऑफ स्ट्रगल व्हिच वाज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। सत्य, ठीक है, और सत्य और सत्य और सत्य के साथ साथ क्या है, सत्य के साथ साथ अहिंसा, ठीक है, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल पर बेस्ड है ये आइडिया। इसको कैसे समझोगे, इसको ऐसे समझना है, देखो कि महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में अगेंस्ट दी रेसिस्ट रिजीम, जो क्लास 9 में भी आपने पढ़ा है, ब्लैक्स और व्हाइट्स के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन होता था ना, वो ब्लैक्स और व्हाइट्स के बीच के डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में आवाज उठाई थी। और आवाज उठाने का तरीका ये नहीं कि उन्होंने लठ उठा लिया और बजा दिए लोगों को कि ये डिस्क्रिमिनेशन करते हो, नहीं, महात्मा गांधी का अपना एक तरीका था, ठीक है, स्ट्रगल के अगेंस्ट में, और वो था द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। आइडिया ऑफ सत्याग्रह वाज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, जिसके तहत महात्मा गांधी ये कहते थे कि अगर आप सत्य के लिए लड़ रहे हो, ठीक है, इफ यू आर फाइटिंग फॉर ट्रुथ एंड योर स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस, अगर आप सत्य के लिए लड़ रहे हो और आप अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हो, देन फिजिकल फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, तब आपको लड़ने के लिए शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना है कि आपको लठ उठा के लठबाजी करना है। वहां पे आपको क्या करना होगा, फिर कैसे जीतेंगे, ठीक है, आप सत्य के लिए लड़ रहे हो ना, तो ऑल व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू इज टू अपील टू द कंसाइंस ऑफ द ऑपरेसर। तो जो गलत काम कर रहा है ना, जो ऑपरेसर है, जो अन्यायी है, जो अत्याचारी है, आपको उसकी कंसाइंस को अपील करना है। कंसाइंस मतलब कि उसकी अंतरात्मा को। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक व्यक्ति है, वो चोरी कर रहा है, वो चोरी करता है, चोरी करके क्या करता है, नए कपड़े, नए जूते, नई गाड़ी, और ठीक है, ये काम करता है। अब वो आप उसको या तो जाके 2 थप्पड़ मारो, जाके जेल में डाल दो, एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका क्या है कि आप जानते हो कि आप अन्याय के लिए लड़ रहे हो, आप सत्य के साथ जा रहे हो कि चोरी करना पाप है, ठीक है, गली गली में सांप है और चोरी करना पाप है, ठीक है। तो अगर आप इस स्थिति में क्या करते हो, इस स्थिति में आप जाते हो और उस व्यक्ति को ये समझाते हो कि देख भाई तू गलत कर रहा है, बोलेगा चल चल निकल, मारूंगा नहीं तो 2 चाटे, तो वो व्यक्ति आपको शुरू में यही बोलेगा। लेकिन अगर आप उसको ये एहसास दिलाओ कि नहीं नहीं तू सच में गलत कर रहा है, गलत तो वो कर ही रहा है, आपने उसकी अंतरात्मा को अगर ये एहसास दिलवा दिया ना कि तू गलत कर रहा है, तो वो आदमी तब जब बदलेगा अपने आप को, तो फिर वो चोरी कभी नहीं करेगा, और वो किसी के दबाव में आके चोरी करना नहीं छोड़ेगा। फिर वो क्योंकि उसको सत्य की प्राप्ति हो गई है, इसलिए वो चोरी करना छोड़ेगा। समझ में आया? अब यही चीज ब्रिटिशर्स में लगा दो कि महात्मा गांधी कहते थे कि ब्रिटिशर्स गलत कर रहे हैं, उन्हें भी पता है, उन्हें पता है कि किसी को गुलाम बना के रखना गलत है, तो आपको ब्रिटिशर्स से लठ उठा के नहीं लड़ना है। ऑल व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू इज टू अपील टू द कंसाइंस ऑफ द ऑपरेसर। आपको जो अत्याचारी है उसकी अंतरात्मा को अपील करना है, उसको आपको यह एहसास दिलवाना कि देख भाई तू गलत कर रहा है, ठीक है। अब इस प्रोसेस में क्या होगा कि जब रियलाइजेशन होगा, किसको, जब जो गलत कर रहा है उस व्यक्ति को रियलाइजेशन होगा ना कि यार मैं तो गलत कर रहा हूं, ठीक है, तो इन दिस प्रोसेस द ट्रुथ इज ट्राइम्फ टू बी, ट्रुथ इज बाउंड टू बी ट्राइम्फ, कि सत्य की विजय होगी ही होगी। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए फिजिकल फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड। आपको ऐसा नहीं कि आपको उससे लड़ना है, आपको बस जो ऑपरेसर है उसे ये एहसास दिलाना होगा कि वो
गलत कर रहा है, जो ऑपरेसर है उसे यह एहसास दिलाना होगा कि वो गलत कर रहा है। ठीक है, तो व्हाट इज सत्याग्रह? सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह बेसिकली इट इज द आइडिया ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, और इसी आइडिया को महात्मा गांधी ने चंपारण, खेदा और अहमदाबाद में क्या किया? इंप्लीमेंट किया। इसी आइडिया को महात्मा गांधी ने चंपारण, खेदा और अहमदाबाद में क्या किया? इंप्लीमेंट किया। तो 1960 देखो मैं आपको चैप्टर का एक फ्लो बता रहा हूं, हाँ बहुत मजेदार फ्लो है। इस तरीके से चैप्टर पढ़ोगे तो बहुत आसान रहता है। लोगों का डेट को याद रखने में दिक्कत जाती है। मैं बोल ही नहीं रहा हूं डेट को याद रखो, 1 2 3 तो आता है ना आपको, 1 2 3 को याद रखो। 1915 में क्या हुआ? 1915 में महात्मा गांधी इंडिया आए, ये वो जैसे 1914 से शुरू करें, 1914 में वर्ल्ड वॉर चालू हो गया था, वर्ल्ड वॉर के समय पे स्थिति खराब थी, तो ये वर्ल्ड वॉर वाला पूरा टॉपिक हो गया, है ना। मतलब आपको एक क्रोनोलॉजी ध्यान रखना, आपको पूरा चैप्टर ध्यान हो जाएगा। 1914 में वर्ल्ड वॉर वाली चीज, तो वर्ल्ड वॉर से वर्ल्ड वॉर में के क्या इंपैक्ट थे और वो सारा ध्यान आ जाएगा। 1915 में महात्मा गांधी आए, तो महात्मा गांधी जब आए तो अपने साथ में क्या लेके आए? सत्याग्रह का आइडिया लेके आए। ठीक है, अब जब महात्मा गांधी सत्याग्रह का आइडिया लेके आए तो वो क्या 1916 में घूमे होंगे ना एक साल, तो देश में उन्होंने देश को समझा होगा। ठीक है, 1916 में महात्मा गांधी क्या कर रहे थे? ही वॉज ऑन टूर, इंडिया टूर। ठीक है, तो उन्होंने इंडिया के लोगों को, इंडिया को समझा, इंडिया की परेशानियों को समझा। 1916 के बाद में 1917 में महात्मा गांधी ने क्या किया? चंपारण, खेदा, चंपारण और खेदा, चंपारण बिहार का एक क्या है? चंपारण बिहार का एक आपको क्या देखने को मिल गया? बिहार का एक शहर कह लो, हाँ आज की स्थिति में शहर है, एक शहर है जहां पे इंडिगो प्लांटर जो थे ना, लोग इंडिगो की खेती करते थे। ब्रिटिशर्स ने उनसे मना बोल दिया, तब खेती मत करो, लेकिन लोगों का यह कहना था कि तुमने तो बोल दिया खेती मत करो, हमारी जमीन तो बंजर हो गई, अब इस जमीन पे हम और क्या उगाएंगे? तो इसके लिए क्या है? महात्मा गांधी ने इसके लिए आवाज उठाई। महात्मा गांधी ने बोला कि ब्रिटिशर्स तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और सत्याग्रह का प्रिंसिपल जो है, तो महात्मा गांधी ने जाके ऐसा नहीं कि अपनी धोती टाइट कर लठ मार दिया जाके, नहीं। ठीक है, महात्मा गांधी ने ब्रिटिशर को एहसास दिलवाया कि दिस इज नॉट द राइट अप्रोच, आपको इसमें सुधार करने की जरूरत है। और ये पहली विक्ट्री थी, जितना हम मांग रहे थे उतना कंपनसेशन नहीं मिला, कंपनसेशन कम मिला, लेकिन वो इंडिगो प्लांटर्स को महात्मा गांधी की मदद से ब्रिटिशर्स ने कंपनसेशन दिया। तो ये एक एग्जाम्पल था कि हम भी ब्रिटिशर्स को झुका सकते हैं। ठीक है, वो चीज है। तो चंपारण में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह प्रिंसिपल इंप्लीमेंट करवाया। खेदा में क्या हुआ था ना, प्लेग ब्रेकआउट हो गया था और यहाँ के फार्मर्स टैक्स नहीं भर सकते थे, ब्रिटिशर्स टैक्स मांग रहे थे, तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे फार्मर्स के बिहाफ पे सत्याग्रह का प्रिंसिपल से आवाज उठाई। 1917 हो गया। फिर देखो क्रोनोलॉजी से बस, फिर चैप्टर में 18 में क्या होता है भाई साहब? 1918 में चैप्टर में होता है कि महात्मा गांधी जाते अहमदाबाद, और अहमदाबाद में क्या है? महात्मा गांधी किसकी मदद करते पता है? महात्मा गांधी अहमदाबाद में जाके 1918 में जो कॉटन मिल वर्कर्स थे, वो वर्कर्स परेशान थे अपने ओनर से, कॉटन मिल वर्कर्स जो थे वो अपने ओनर से परेशान थे, और ओनर इंडियंस थे, लेकिन महात्मा गांधी ने उन इंडियन ओनर्स के अगेंस्ट में भी आवाज उठाई। क्यों इंडियन ओनर्स के अगेंस्ट में क्यों आवाज उठा दी महात्मा गांधी ने? क्योंकि महात्मा गांधी का ये मानना था कि कोई भी यहाँ पे इंडियन हो या ब्रिटिशर हो, गलत जो कर रहा है उसके अगेंस्ट में आवाज उठाना चाहिए। तो यही सत्याग्रह के प्रिंसिपल को 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में रेज किया और कॉटन मिल वर्कर्स को जस्टिस दिलवाया। अब सुनो, इस चैप्टर का मैप वर्क जो भी होगा वो मैं आखिरी में करवाऊंगा, तो जैसे चंपारण, खेदा, अहमदाबाद, ये सब मैप वर्क पे पॉइंट भी करना रहेंगे। आपको ध्यान रखना है कि 1917 में चंपारण, खेदा में गए, 1918 में अहमदाबाद में गए। क्लियर है? यहां तक चीजें क्लियर है तो बताओ जरा चैट में। इज दैट क्लियर? क्लियर हुआ? ठीक है, चलो। अरे एक बार चैट में बता दो जरा फटाफट से। और एक चीज और बताना चैट में, अब वो क्लास आपकी वापस से बैक तो नहीं जा रही, उसको फिक्स कर दिया हमारी टेक टीम कह रही है। और सारे बच्चे सुनो मेरी बात, सारे बच्चे एक बार अपना अपना ऐप जरूर अपडेट कर लेना।
ठीक है, अभी भी क्लास शुरू से शुरू हो रही है क्या? क्लास अभी भी शुरू से शुरू हो रही है क्या? हैप्पी बर्थडे बोल दो जिस भी बच्चे ने लिखा था हैप्पी बर्थडे। एक बार ऐप अपडेट कर लेना। हाँ, कर लिया? ठीक है, कर लिया तो फिर तो इशू आना नहीं चाहिए दोस्त। जिनने ऐप अपडेट नहीं किया है ना उनको आ रहा होगा शायद ये इशू। यस, अभी ठीक है, चलो समझ में आ गया ना यहां तक? चलो, तो ये हमने देखा, क्या क्या देख लिया एक बार फिर से। मैं तुम्हें एक स्लाइड में यहां पे पूरा का पूरा, मतलब पूरा तो नहीं, आधे से ज्यादा चैप्टर तुम्हें एकदम क्लियर कट तरीके से समझाने वाला हूं एक स्लाइड में, तो बहुत प्यार से उसको समझते भी चलना। क्या हो रहा है कि महात्मा गांधी का आइडिया क्या था सत्याग्रह का, उससे भी पहले चलो कि कहीं ना कहीं एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से इंडियन नेशनल मूवमेंट स्ट्रेंथन हो रहा था। ठीक है, उस एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के चलते इंडियन नेशनल मूवमेंट स्ट्रेंथन हो रहा था, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के चलते हमारे लोग जो परेशानी फेस कर रहे थे, उस परेशानी का आउटकम था कि हमारे यहाँ सेंस ऑफ नेशनलिज्म स्ट्रांग हो रहा था। अब वो सेंस ऑफ नेशनलिज्म स्ट्रांग हो रहा था, उसी के चलते क्या हो रहा है आपको देखने को मिल रहा है कि लोगों के अंदर रिजेंटमेंट था, आक्रोश था कि ब्रिटिशर्स को मारो। और उसी बीच में महात्मा गांधी आते हैं, एक नया मोड ऑफ स्ट्रगल लेके आते हैं, जिस नए मोड ऑफ स्ट्रगल को क्या कहा गया? सत्याग्रह कहा गया। ठीक है, महात्मा गांधी जो आते हैं एक नया मोड ऑफ स्ट्रगल लेके आते हैं, उस नए मोड ऑफ स्ट्रगल को सत्याग्रह कहा गया। ठीक है, एंड दिस प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह was based on the idea of truth and non violence। सत्य और अहिंसा के हिसाब से ये चीजें चल रही थी, और ये ट्रुथ और नॉन वायलेंस का जो प्रिंसिपल था ये चंपारण, खेदा और अहमदाबाद में उन्होंने इंप्लीमेंट किया। इसके बाद में महात्मा गांधी ने देखा कि नाउ दिस इज द टाइम कि अब नेशन वाइड, मतलब अब आप क्या कर सकते हो, एक नेशनल लेवल पे क्या कर सकते हो, नॉन कॉपरेशन नेशनल लेवल पे एक मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हो। और इसी चीज को प्लान करते हुए महात्मा गांधी ने, इसी चीज को प्लान करते हुए, ठीक है, महात्मा गांधी ने नेशनलिस्ट फोर्सेस को इंटेंसिफाई करते हुए एक नेशन वाइड हड़ताल की बात करी। क्यों हड़ताल की बात करी? देखो पूरी कहानी है, बस समझते चलना। तो जब नेशनलिस्ट फोर्सेस इंटेंसिफाई हो रही थी, ऑल ड्यू टू दीज फैक्टर्स, तब महात्मा गांधी ने बोला क्या कि अब हमें एक नेशन वाइड मूवमेंट प्लान करना चाहिए, और वो नेशन वाइड मूवमेंट जो है तो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में एक सत्याग्रह प्लान करके किया जाएगा। तो पहला शब्द लिखा मैंने रॉलेट एक्ट। कहानी पकड़ना बाबू, कहानी कहां तक पहुंच गई थी? 18 तक पहुंच गई थी। 1914 से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, 1915 में महात्मा गांधी आए, 16 में घूमे, 17 में चंपारण और खेदा, 18 में अहमदाबाद, और 19 है पूरा चैप्टर ऐसे ध्यान हो जाएगा। 19 में क्या होता है ना, रॉलेट एक्ट वाला इंसिडेंस होता है। ये रॉलेट एक्ट वाला इंसिडेंस क्या है? अब ये रॉलेट एक्ट मैंने एक शब्द लिख दिया, आपको पूरी कहानी इससे रिकॉल होना चाहिए। तो देखो पहले क्या था ना, जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे थे तो जिसकी लाठी उसकी भैंस होती थी। ब्रिटिशर्स जो चाहते थे वैसा कर देते थे हमारे साथ। तो ब्रिटिशर्स ने एक कानून लाए, उस कानून का नाम था रॉलेट एक्ट। तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी, ठीक है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, उस पार्लियामेंट ने, लेजिस्लेटिव काउंसिल ने एक लॉ बनाया। क्या लॉ बनाया? बड़ा ऊट पटांग सा लॉ। उस लॉ के अकॉर्डिंग अब ब्रिटिशर्स किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, मेयर ऑन द ग्राउंड ऑफ सस्पिशन। अगर ब्रिटिशर्स को मुझ पे शक हुआ कि तुम अपनी क्लास में देश का भविष्य बना रहे हो, चलो उठा के लेके चलते हैं तुम्हें, तो ब्रिटिशर्स मुझे अरेस्ट कर लेंगे। ठीक है, अरेस्ट कर ले, 24 घंटे में छूट जाऊंगा। आज की स्थिति में हम 24 घंटे में छूट सकते हैं, अगर 24 घंटे में हमारे को कोर्ट के सामने प्रेजेंट नहीं किया तो 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना है। लेकिन उस समय में उन्होंने उस रॉलेट एक्ट के तहत क्या प्रोविजन डाला पता है? कि अरेस्ट कर लेंगे, क्या मैं तुम्हें पे डाउट है, और अरेस्ट करके 2 साल तक हम आपको प्रिजन में रख सकते हैं। 2 साल तक कोई ट्रायल नहीं चलेगा तुम्हारे ऊपर। दिस वॉज अ ब्लैक लॉ, लोगों की फ्रीडम खत्म ही कर दे रहा था। ठीक है, ये ब्रिटिशर्स के पास में एक टूल हो गया था पॉलिटिकल एक्टिविस्ट लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डालने का, कि पकड़ के डाल दो, 2 साल तक जेल में रखेंगे, बोल देंगे सॉरी गलती हो गई, माफ कीजिएगा, छोड़ देंगे फिर। अब इससे क्या प्रॉब्लम हुई पता है? इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई। इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे ना, देवर फीलिंग दैट दे आर बीइंग चीटेड। ठीक है, उनके साथ गलत हो रहा है, साथ ही साथ ये एक अनजस्ट लॉ है। तो महात्मा गांधी ने बोला कि ये तो एक काला कानून है,
इस तरह के कानून तो दुखदाई है, इस तरह के कानून तो प्रॉब्लम देंगे। तो इसीलिए महात्मा गांधी ने क्या किया, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में एक रॉलेट सत्याग्रह चालू किया, आवाज उठाना शुरू करी। क्या कि नेशन वाइड 6 अप्रैल 1919 को क्या बोल दिया, 6 अप्रैल 1919 को हम क्या बनाएंगे, 6 अप्रैल 1919 को हम एक तरह से रॉलेट सत्याग्रह शुरू करेंगे। ठीक है, पूरी प्लानिंग सेट थी। रॉलेट एक्ट समझ में आ गया तो गिव मी अ थम्स अप। एक बार रिएक्शन से बताओ, रॉलेट एक्ट समझ में आया? क्या है रॉलेट एक्ट? कि एक ऐसा अनजस्ट लॉ जिसके चलते किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है, तो इसी के अगेंस्ट में महात्मा गांधी ने आवाज उठाना शुरू करी। क्या इशू है? इसी के चलते महात्मा गांधी ने, कोई दिक्कत जा रही है क्या? जा रही है क्लास बैक। यहां तक समझ में आ गया? एक मिनट रुकना। हाँ, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सेट करवा दूं पहले, जो जिनकी क्लास बैक जा रही है। भुवन को बुलाना, दोनों आना। जिन जिनकी क्लास बैक जा रही है अभी सेट करवाते प्रॉब्लम। रुको, अपडेट तो कल ही कर लिया था। वेरी गुड, राजा बेटा हो बेटा तुम तो। बट रॉलेट एक्ट क्यों आया? क्योंकि ब्रिटिशर्स को पॉलिटिकल एक्टिविटीज को कर्टेल करना था ना। दीक्षा, कैसे बात करते हो यार? गिव मी अ थम्स अप। गिव मी अ थम्स अप। मैं बोल रहा हूं, सन्नी जी से बोलो, वो बार बार जा रही है पीछे बैक, सबकी जा रही, बच्चे चैट में वही लिख रहे हैं। बैक जा रही है ना? हाँ, मेरे ओबीएस में दिक्कत है ना, बच्चों की थोड़ी ओबीएस। वो मैंने बोल दिया है, प्रशांत के में भी गई थी, ओबीएस में दिक्कत नहीं है। ओबीएस में दिक्कत नहीं है ना, सबकी सेम सेटिंग है। मैं कर रहा हूं बात। अरे क्लास बैक जा रही तो पकड़ के आगे ले आओ ना यार तुम भी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। यहां तक अगर समझ में आया, देखो इंपॉर्टेंट ये कि तुम मुझे सुन पा रहे हो, मैं तुम्हें पढ़ा पा रहा हूं, चालू रखो। ठीक, अपन इसको फिक्स कर देंगे। हमारी टेक टीम जो है ना, ठीक है, हाँ इससे नहीं होता, इससे होता है। हमारी टेक टीम जो है तो बड़ी जुझारू है, वो अभी इसको सेट कर देगी। ठीक है, चलो मेन चीज ये थी कि रॉलेट एक्ट तक का तुम्हें अगर समझ में आ गया ना, तो अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया? अब भैया नेशन वाइड सत्याग्रह प्लान किया गया कि चलो सत्याग्रह करेंगे, नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च करने की बात हो गई। अब आगे क्या होता है ना, रॉलेट एक्ट की पूरी कहानी बता रहा हूं मैं, अच्छे से समझना। तो हड़ताल प्लान की गई पूरी कंट्री में, लेकिन अब ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा ना कि लोग ऐसे में तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो लोग पीस, और सत्याग्रह में ट्रूथ और नॉन वायलेंस का महात्मा गांधी ने बोला था, प्यार से धरने पे बैठना है, मारपीट नहीं मचाना है। लेकिन लोग तो प्यार से प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उधर से क्या हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लठ चला दिए। ठीक है, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, जो कह सकते हैं पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे उनके ऊपर फायरिंग करी, तो वो पीसफुल प्रोटेस्टर्स सत्याग्रह का प्रिंसिपल भूल गए। वो पीसफुल प्रोटेस्टर्स क्या है, सारी चीजों को भूल गए, और पीसफुल प्रोटेस्टर्स ने क्या करना शुरू कर दिया, पत्थर उठा के पत्थर मारना चालू कर दिए। अब जब जनता बेकाबू हो गई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हंस दिया। यही तो हम चाहते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर क्या कर दिया, स्ट्रिक्ट कंट्रोल चलाया कि अब तो लोग पत्थर मार रहे हैं, अब तो हम भी मारेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि जो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन था, इट टर्न इनटू वायलेंट। ठीक है, इट टर्न इनटू वायलेंट। और वो पीसफुल प्रोटेस्ट क्या हो गया, वो पीसफुल प्रोटेस्ट एक तरह से आपको देखने को मिलता है कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं वायलेंस की तरफ जब बढ़ा, तो ब्रिटिशर्स ने उसको कंट्रोल करने के लिए मार्शल लॉ इंपोज कर दिया। कहानी सुना रहा हूं, चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं, इसको ऐसे ही समझना है। और ठीक है, नोट्स तो ये है ही तुम्हें पूरी कहानी को रिकॉल करने के लिए कि हमें समझ में आ रहा है क्या कि नेशनलिस्ट फोर्सेस देश में मजबूत हो रही थी। उसके बाद में फर्दर कुछ और ऐसे इवेंट्स हुए जिससे कहीं ना कहीं क्या हुआ, जिससे कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है, जिससे कहीं ना कहीं नेशनलिज्म और स्ट्रांग हो गया। तो पहला इवेंट था रॉलेट एक्ट का। रॉलेट एक्ट क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लॉ पास किया, उसके अगेंस्ट में हड़ताल प्लान करी। जब हड़ताल लोग कर रहे थे तो हड़ताल में लोग बेकाबू हो गए, वायलेंस होता है, और वायलेंस के कारण मार्शल लॉ इंपोज किया जाता है। अब ये मार्शल लॉ क्या है, एक और नई चीज आ गई। तो मार्शल लॉ मतलब एक तरह का कर्फ्यू,
और इस लॉ के तहत यह बोल दिया गया था कि कोई भी लोग अब इकट्ठे नहीं होंगे। जैसे कर्फ्यू लगता है, जब बोलते हैं ना कि 4 लोग इकट्ठे खड़े नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि 4 लोग इकट्ठे खड़े होकर दंगे वंगे कर दें, कुछ भी कर दें, तो इसलिए ऐसा कर्फ्यू लगाया जाता है। ठीक है, जैसे कोविड के टाइम पीरियड में आप देखते हैं तो धारा 101 लगा दी जाती थी कि पीपल कैन नॉट गैदर टुगेदर, लोग एक साथ भीड़ लगा के खड़े नहीं हो सकते। ठीक, तो वो चीज थी। अब उसी चीज को अगर हम समझें आगे की तरफ, तो उस चीज में आगे क्या हो रहा है देखना, उसी चीज को आगे की तरफ लेके चलते हैं थोड़ा सा। मार्शल लॉ इंपोज था, पीपल वर नॉट अलाउड टू गैदर, ठीक है, ताकि वो जो दंगे फसाद हुए थे उनको कंट्रोल किया जा सके। अब लेकिन इसी बीच में बैसाखी का मेला आता है, ठीक है, तो बल्ले बल्ले बुर। तो अब इस तरह से जैसे अगर आप देखोगे तो बैसाखी का जब मेला आया तो भैया गांव के लोग शहर जाते हैं घूमने, तो जैसे अमृतसर के आसपास के गांव के लोग जो थे उस शहरों की तरफ निकले कि चलो शहर में क्या करेंगे, घूमेंगे, मेले में जाएंगे। तो वैसे ही एक बाग था जलियांवाला बाग, ठीक है, जलियांवाला बाग अमृतसर में है, ठीक है, एक पार्क था, तो उस पार्क में मेला लगा था। अब गांव के लोग देवर अनअवेयर ऑफ कर्फ्यू, देवर अनअवेयर ऑफ मार्शल लॉ, उन्हें कुछ आइडिया नहीं था, वो तो घूमने आए थे अपने। कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी ये सोचे थे कि मेले में जाके मीटिंग कर लेते, मेले में कौन रोकेगा अपने को, मेले में तो लोग इकट्ठे हो ही रहे हैं, ठीक है। अब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चल गया कि मेले में लोग इसलिए आए हैं कि वो मीटिंग भी कर लें, तो उस समय मार्शल लॉ इंपोज किया गया था एंड द कमांड वाज गिवन टू जनरल डायर। जनरल डायर के पास में पूरी पावर दे दी गई थी। तो जनरल डायर ने क्या करा, जनरल डायर ने सोचा कि यहां अच्छा मीटिंग कर रहे हो बेटे, तो जनरल डायर ने उस जलियांवाला बाग मतलब जलियांवाला बाग में आके क्या किया, ही ओपनली फायर्ड अपॉन द पीपल। मैं आपको बड़ा मतलब एक कह सकते ना, दिस इज एन इनफेमस इंसिडेंट, जलियांवाला बाग इंसिडेंट जो होता है 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ, रॉलेट एक्ट, 1919 में क्या हुआ, जलियांवाला बाग इंसिडेंट। तो कहानी ऐसे ध्यान रखते चलना है, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट जब हुआ तो इस रॉलेट एक्ट के रिपल्केशन में ही, मतलब रॉलेट एक्ट की हड़ताल में वायलेंस के कारण, मार्शल लॉ और मार्शल लॉ के कारण ही जलियांवाला बाग इंसिडेंट, सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो जलियांवाला बाग में मीटिंग कर रहे लोग थे, मेले में घूमने आए लोग थे, गांव से आए लोग थे, एंड दे वर टोटली अनअवेयर ऑफ मार्शल लॉ। क्या होता है मार्शल लॉ हमें क्या पता। लेकिन इस बीच में जनरल डायर ने क्या किया, जो भीड़ इकट्ठी हुई थी उस भीड़ पे गोलियां चलवा दी, और जब भीड़ के ऊपर गोलियां चली तो जिससे क्या हुआ, जिससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, ठीक है, मेनी पीपल डाइड इन दैट, ठीक है। अब जब बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई तो उस मृत्यु के कारण क्या हो गया कि अब लोग सब भूल गए सत्याग्रह, अब लोग सब भूल गए कि पीसफुल तरीके से लोगों भी, मतलब पीपल वर ऑन दी स्ट्रीट्स ऑफ अमृतसर। अब जब लोग आगजनी करने पे उतर आए, लोग सरकार के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने उतर आए, तो सरकार ने और ब्रूटली लोगों को सप्रेस किया, सरकार ने और भयानक तरीके से लोगों को क्या करना शुरू किया, सरकार ने और भयानक तरीके से लोगों को पीटना शुरू किया, ठीक है। तो अब इसके चलते क्या हो गया, जब लोगों ने और भयानक तरीके से मतलब सरकार ने जब लोगों को और भयानक तरीके से पनिश करना शुरू किया, तो दिस क्रिएटेड दी प्रॉब्लम। और ये चीज जो है तो एक समस्या दे गई, किसको समस्या दे गई, ये चीज समस्या दे गई आम जनता को, ठीक है। तो अब क्योंकि देखो सिंपल चीज मैं बता रहा हूँ, एक गवर्नमेंट है, एक जनता है, जनता पीसफुल खड़ी है, तो सरकार मतलब पुलिस आके डंडे नहीं मारेगी, लेकिन अगर जनता भी इधर से पत्थर मार रही है तो अब क्या होगा, पुलिस आके जनता को 2 डंडे बजाएगी पुट्ठे पे, ठीक है। तो वही चीज यहां भी हुई, क्या हुई कि जब लोग वायलेंट हो गए थे तो इन्हें एक अपर एंड मिल गया, गवर्नमेंट को, पुलिस को, टू सप्रेस दी एक्टिविटीज, और पीपल वर ब्रूटली सप्रेस्ड, ठीक है। जो प्रोटेस्टर्स थे दे वर फोर्स्ड टू रब देयर नोज, ठीक है, कि साहब के सामने अब नाक रगड़ो जब तुम्हें छोड़ा जाएगा, ऐसे कैसे तुम प्रोटेस्ट कर लोगे ये। और जब ये चारों तरफ आगजनी हो रही थी तो महात्मा गांधी ने इस चीज को देखते हुए मूवमेंट को कॉल ऑफ करा, बोला कि अभी कोई सत्याग्रह नहीं कर रहे हैं, हम कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये जो खून खराबा बह रहा है इसको रोका जाए 2 मिनट के लिए, ठीक है। लोगों के अंदर आक्रोश था। अमृतसर में जैसे आप देख रहे हैं, सिख भाई, हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सभी लोग परेशान थे। क्यों? क्योंकि बेगुनाह लोगों की मृत्यु हुई थी, ठीक है, बेगुनाह लोगों की बेवजह मृत्यु हुई थी, समझ में आई। अब क्या होता है इसके बाद में, तो देखो मैंने सारी चीजें लिखी है कि फर्दर इवेंट्स वर हैपनिंग जो कि नेशनलिस्ट फोर्सेस को इंटेंसिफाई करवा रहे थे। जैसे रॉलेट एक्ट हो रहा था, जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो रहा था, उसी समय पे खिलाफत मूवमेंट भी चल रहा था, और ये सब 1919 में ही हो रहा था। खिलाफत मूवमेंट क्या है सर? खिलाफत मूवमेंट यानी कि, समझना बहुत अच्छे से, खिलाफत मूवमेंट यानी कि उस समय पे कहानी, अगेन खिलाफत मूवमेंट भी कहानी है, जैसे ये पूरी कहानी बताइए तो अच्छे से समझना। खिलाफत मूवमेंट की कहानी बताता हूं मैं तुम्हें 2 मिनट के लिए, हाँ, खिलाफत मूवमेंट की 2 मिनट की कहानी बताता हूं। जैसे हमने उसमें भी पढ़ा है, सारे चैप्टर जुड़े राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में, कि ऑटोमन एम्पायर था, ठीक है,
ऑटोमन एम्पायर यूरोप पे कब्जा करके बैठा था ना, यूरोप के कुछ एरिया वहीं से बाल्कन निकल के आए, तो ये ऑटोमन एम्पायर धीरे धीरे कमजोर होते जा रहा था। अब ऑटोमन एम्पायर बहुत छोटा रह गया था, लेकिन ऑटोमन एम्पायर जो था, तो ऑटोमन एम्पायर वर्ल्ड वाइड इस्लामिक पीपल जो है ना, जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, उनके लिए ऑटोमन एम्पायर एक तरह से खलीफा होते थे अपने। खलीफा यानी कि वो ऑटोमन एम्पायर के पॉलिटिकल हेड तो है ही है, लेकिन मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रहेंगे, तो मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, उनको अपना स्पिरिचुअल लीडर भी मानते थे। समझ गए? किसको? खलीफा को। कौन है खलीफा? ऑटोमन एम्पायर के रूलर। ठीक है, ऑटोमन एम्पायर मतलब टर्की, जो आज का प्रेजेंट डे टर्की वाला कंट्री है ना, उस कंट्री के रूलर को ऑटोमन एम्पायर कहा जाता था। और ऑटोमन एम्पायर की रिस्पेक्ट थी अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि मुस्लिम्स उन्हें अपना स्पिरिचुअल लीडर भी मानते थे और वो ऑटोमन एम्पायर के पॉलिटिकल लीडर भी होते थे। अब क्या हो रहा है ना, जैसे मैंने बताया, देखो पुरानी कहानी है, जोड़ना 1914 से 1919 तक स्पेसिफिकली। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला, 1918 तक चला था, 1919 में कुछ ट्रीटीज वगैरह ये सब साइन हुई थी। तो अब क्या हो रहा है, अब जैसे अगर आप देखोगे तो ये जो टर्की ऑटोमन एम्पायर है ना, ये ब्रिटेन के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ रहा था, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीतता है ब्रिटेन, मतलब एक्सिस पावर और अलाइड पावर्स थी, तो ब्रिटेन जीत जाता है। अब ब्रिटेन जब जीत जाता है ना, तो जो जो उनके दुश्मन थे, जैसे जर्मनी के ऊपर भी ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स इंपोज हुई थी, तो वैसे ही ट्रीटी ऑफ सेवियर, ऐसा कुछ एक ट्रीटी थी जो ऑटोमन एम्पायर के ऊपर इंपोज करी गई थी, जिसके चलते ऑटोमन एम्पायर की डिसरिस्पेक्ट हुई थी। जो ऑटोमन एम्पायर थे, ठीक है, खलीफा जो थे, खलीफा की सब रिस्पेक्ट कर रहे थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितने भी मुस्लिम्स थे, तो खलीफा की क्या हुई थी? डिसरिस्पेक्ट हुई थी। ठीक है, अब कहानी को जोड़ना, तो ब्रिटेन हमारे ऊपर रूल कर रहा था, हमारे यहां भी मुस्लिम पॉपुलेशन रहती थी इंडिया में, तो जब ब्रिटेन ने मुस्लिम पॉपुलेशन के हेड की डिसरिस्पेक्ट करी ना, तो मुस्लिम मासेस अराउंड द वर्ल्ड, जितने भी मुस्लिम मासेस थी अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हाउ आर यू डिसरिस्पेक्टिंग आवर रिलीजियस लीडर। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब महात्मा गांधी का यहां पे दिमाग दौड़ा। महात्मा गांधी ने क्या बोला कि दिस इज द राइट टाइम, जिसके तहत हम हिंदू मुस्लिम यूनिटी को इंश्योर कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हिंदूज और मुस्लिम्स को एक साथ जोड़ सकते हैं। हिंदूज और मुस्लिम्स को एक साथ कैसे जोड़ सकते हैं हम, तो वो चीज समझना है यहाँ पे। हिंदूज और मुस्लिम्स को एक साथ ऐसे जोड़ सकते हैं कि हिंदू और सिख ऑलरेडी परेशान है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण, जलियांवाला बाग इंसिडेंट के कारण, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में जो लोगों को परेशान किया गया। ठीक है, हिंदू और सिख ये सब लोग परेशान है, मुस्लिम भी परेशान थे, लेकिन साथ ही साथ मुस्लिम्स ब्रिटिशर्स से एक और कारण से परेशान है, ड्यू टू दिस खिलाफत इशू। खिलाफत इशू क्या है, अब एक लाइन में समझा रहा हूं। ठीक है, तो क्या देखने को मिल रहा है, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, व्हेन द पावर ऑफ Khalifa was controlled by the British government, Muslim masses around the world perceived this as the curtailment of the power of Khalifa and his disrespect by the British government. Therefore, Muslim masses around the world started protesting against the British government. तो महात्मा गांधी ने देखा कि दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी कि हिंदू सिख मुस्लिम सबको जोड़ के एक बड़ा नेशनल मूवमेंट बनाया जा सकता है। ठीक है, एक बड़ा नेशनल मूवमेंट बनाया जा सकता है। तो अब अगर तुम मेरे सारे पॉइंटर्स को वो करोगे, क्या करोगे, सारे पॉइंटर्स को एक साथ समराइज करोगे, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में जो रिजेंटमेंट था ड्यू टू दीज रीजंस, वही रिजेंटमेंट को महात्मा गांधी ने चैनलाइज किया विद द न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल, सत्याग्रह, जिससे नेशनलिस्ट फोर्सेस इंटेंसिफाई हो रही थी। और उसी समय पे इंसिडेंट्स सच एज रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग इंसिडेंट, खिलाफत मूवमेंट, ऑल दिस इवेंट्स लेड टू द यूनिटी अमंग पीपल, हिंदूज और मुस्लिम और सिख सबके बीच में यूनिटी, जिससे नेशनलिस्ट फोर्सेस और स्ट्रांग होते जा रही थी। जलियांवाला बाग इंसिडेंट में इस तरह से लोगों के ऊपर खुली गोलियां चलवा दी गई थी, जिससे नेशनलिस्ट मूवमेंट और स्ट्रांग होते जा रही थी। और इंडियन मासेस ने जनरल डायर से यही बोला, क्या कि ये जलियांवाला बाग दिख रहा है, यहाँ लोग आएंगे, आ गए, यहां तुम अपना मार्शल लॉ इंपोज मत करना, गोलियां मत चलवा देना। उन्होंने बोला अब तो चला दी, और इंडियन मासेस ने बोला कि ये आपने गलत किया। और ड्यू टू दिस आपको क्या देखने को मिलता है कि नेशनल मूवमेंट को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स मिला। और महात्मा गांधी ने बोला कि नाउ वी हैव द अपॉर्चुनिटी, किस चीज की अपॉर्चुनिटी अब हमारे पास में, अपॉर्चुनिटी फॉर अ नेशन वाइड मूवमेंट, कि अब हम कंट्री में एक नेशनल लेवल का मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिशर शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मूवमेंट के लिए प्रपोजल रखा गया महात्मा गांधी के द्वारा इन दी कोलकाता कांग्रेस सेशन सितंबर 1920। ये जो चीजें मैप पे आएगी वो सब एक साथ करवा दूंगा, निश्चिंत रहना। देखो
स्थिति बिगड़ गई थी। महात्मा गांधी ने सोचा कि आपदा को अवसर में कैसे बदला जाए, तो हिंदू मुस्लिम सिख सब परेशान थे, सबको एक साथ जोड़ के उन्होंने बोला कि हमें एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करना चाहिए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये क्या होता है, अभी समझाऊंगा। कि एक ऐसा मूवमेंट शुरू करना है जिसमें हम ब्रिटिशर्स से अपना कॉपरेशन हटाएंगे, जिससे ब्रिटिश रूल धड़ाम से नीचे गिरेगा। ठीक है, तो ये प्रपोजल रखा गया सितंबर 1920 में, कांग्रेस की मीटिंग्स होती थी, कांग्रेस सेशन उसमें, और उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है, उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया नागपुर के दिसंबर 1920 के कांग्रेस सेशन में। दिसंबर 1920 के कांग्रेस सेशन में इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, और दिसंबर 1920 का ये जब नागपुर सेशन का ये जो मतलब ये प्रपोजल रखा था, इस प्रपोजल को जब एक्सेप्ट किया गया, ठीक है, नहीं क्या बोल रहा हूं मैं, सितंबर 1920 में प्रपोजल रखा गया, दिसंबर 1920 के नागपुर के सेशन में इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया, और यहां से आगे जनवरी 1921 से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होगा। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होगा। अब देखो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं सारी चीजें। 14 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 15 में महात्मा गांधी आए, 16 में इंडिया घूमे, 17 में जैसे अगर आप देखोगे तो खेदा और चंपारण वाले एपिसोड हुए, 18 में जैसे अगर आप देखोगे तो अहमदाबाद गए, 19 में क्या क्या हुआ मेरे दोस्त, 19 में खिलाफत इशू भी चल रहा था मार्च में, अप्रैल में जैसे अगर आप देखोगे तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट, रॉलेट एक्ट वगैरह ये सब हो गया। ठीक है, 19 के बाद में 20 में प्रपोजल रखा गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए, ग्राउंड बन रहा था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एक्सेप्ट भी 1920 में ही किया गया, और 1921 से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होगा। सिंपल, पूरी क्रोनोलॉजी में चैप्टर है। 1921 से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होगा, और 1922 में उसको बंद भी कर देंगे। तो ये यहां तक में तो पूरा चैप्टर आपने लाइन से याद कर लिया। बताओ कितने बच्चे बोल रहे हैं मजा आ गया सर। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर का फ्लो है। ठीक है, सो दिस इज द फ्लो फॉर द चैप्टर। आया मजा? रिएक्शन इमोजी मैंने बंद करके रखे, क्या करोगे रिएक्शन इमोजी का, पहले बताओ ना। अरे क्लास बैक कैसे हो रही, तुम क्लास कंटिन्यूसली देख नहीं रहे हो क्या? चैट दिख नहीं रही है? आप दिखेगी। ठीक है, ये पूरा एक फ्लो है। मजा आ गया, और ये मजा हम पूरे देश के हर एक नागरिक को देना चाहते हैं। चैप्टर हैक चैप्टर को हमने क्या कर दिया, हैंग कर दिया एक तरह से। क्लियर है ना? यहां तक क्लियर है? क्लास देखते रहो तो पीछे नहीं जा रही, मेरी नहीं जा रही अभी। एक बार ऐप अपडेट कर लेना सारे बच्चे। ठीक है, चलो ओके। अब अगर यहां से आगे बढ़े, तो वाई नॉन कॉपरेशन, मतलब सीधा सवाल है कि नॉन कॉपरेशन एक मूवमेंट में कैसे कन्वर्ट हो सकता है ना? नॉन कॉपरेशन एक मूवमेंट में कैसे कन्वर्ट हो सकता है, समझ गए? एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, नॉन कॉपरेशन तो मतलब आई एम नॉट कॉपरेटिंग विथ यू, आई एम नॉन कॉपरेटिंग, ठीक है ऐसा, ये नॉन कॉपरेशन हो गया, तो इसको आप मूवमेंट में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये क्वेश्चन था, व्हाई नॉन कॉपरेशन। तो वो ये कि गांधी जी ने एक अपनी बुक हिंद स्वराज में लिखा, ठीक है, गांधी जी ने अपनी बुक हिंद स्वराज में क्या लिखा कि ब्रिटिश रूल इन इंडिया इज बिकॉज ऑफ द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस, वी इंडियंस आर कॉपरेटिंग विद ब्रिटिशर्स। अगर हम अपना ये कॉपरेशन हटा लेंगे ना, तो कैसे कॉपरेट कर रहे हैं, हम उनके स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, हम उनके सर्विसेज में काम कर रहे हैं, ठीक है, हम उनके प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं,
हम उनके साथ कॉपरेट कर रहे हैं और इसी से वो और मजबूत होते जा रहे हैं। तो अगर हमने अपना ये कॉपरेशन हटा लिया ना, गांधी जी ने ये कहा कि ब्रिटिश रूल इन इंडिया इज बिकॉज ऑफ द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस, एंड इफ वी रिमूव द कॉपरेशन फ्रॉम द इंडियंस विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर ब्रिटिश रूल धड़ाम से गिर जाएगा। लोगों को बात समझ में आई। वही वाली बात थी, लेकिन आप इस चीज को, कॉपरेशन हटाने को मूवमेंट में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो महात्मा गांधी ने स्टेप बाय स्टेप प्लान बताया कि हम सिस्टमेटिकली क्या करेंगे, हम धीरे धीरे अपना सपोर्ट विड्रॉ करना शुरू करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्रिटिश स्कूल्स को बॉयकॉट करेंगे, उनके कॉलेजेस में जाना छोड़ देंगे, उनके जो फॉरेन क्लोथ्स वो दे रहे हैं हमें, वो फॉरेन क्लोथ्स खरीदना बंद कर देंगे। तब उनके पास पैसे की कमी होने लगेगी ब्रिटिश के पास में, मास्टरमाइंड, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला, अगर मान लो हम ये सब कुछ पीसफुली कर रहे हैं और ब्रिटिशर्स ने अगर हमें इस पर डंडे बरसा दिए, हमारे ऊपर मारपीट कर दी, तो क्या करेंगे? तब महात्मा गांधी ने बोला कि इसके बदले में अपन क्या करेंगे, इसके बाद में अपन फिर एक फुल फ्लेजेड सत्याग्रह, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देंगे। लेकिन पहले अपन कॉपरेशन तो हटाएं अपना। तो बहुत सारे लोगों ने अपने टाइटल्स वगैरह जो थे वो सरेंडर करना शुरू कर दिया। इस जलियांवाला बाग इंसिडेंट जब हुआ था तो रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें जो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का जो टाइटल दिया था, ठीक है, नहीं नाइटहुड, सॉरी नाइटिंगेल बोल रहा हूँ, नाइटहुड ऑफ इंडिया का जो टाइटल दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना क्या करा, वो टाइटल वो कर दिया, गिव अप कर दिया कि नहीं चाहिए हमें तुम्हारा किसी तरह का टाइटल। हमने अपने आप को रिकॉग्नाइज करने से मना बोल दिया, हमने उनके साथ में कॉपरेशन हटाना शुरू कर दिया और इस तरह से मूवमेंट अनफोल्ड होगा, ये महात्मा गांधी ने बताया, ठीक है। अब इस तरह से मूवमेंट अनफोल्ड होगा और धीरे धीरे क्या है, इसी नोट पे लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, ठीक, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। ओ 1 मिनट रुक जाओ, मेरे सारे मीम रिवील हो गए, वाह। अब बारी आती क्या कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? तो वही है, देखो 14 वर्ल्ड वॉर, 15 महात्मा गांधी आए, 16 में घूमे, 17 में खेदा चंपारण, 18 में एक तरह से अहमदाबाद, 19 में रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग इंसिडेंट, खिलाफत मूवमेंट, 20 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का प्रपोजल रखा गया, एक्सेप्ट किया गया, और 21 में, ठीक है, 21 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है यहाँ से क्या होता है, 1921 से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होता है, ठीक है, 1921 से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होता है, ठीक है, 1921 से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होता है। अब लेकिन आपको ये चीज समझना होगा, अब मैं आपको एक टैगलाइन दे रहा हूं, उस टैगलाइन को आपको जगह जगह यूज करना है, ठीक है। क्या है वो टैगलाइन? वो टैगलाइन ये है कि अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग, अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग, ये क्या होता है सर? तो जैसे जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में बताया गया तो सिर्फ इतना बताया गया कि हमें कॉपरेशन अपना हटाना है और अपना कॉपरेशन जब हटाएंगे तो ब्रिटिश रूल धीरे 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 कमजोर होता चले जाएगा, है ना। अब हुआ क्या, देखो कि देश में गांव में भी लोग रह रहे थे, शहर में भी लोग रह रहे थे, अलग अलग जगह लोग रह रहे थे। अब देश में जब लोग अलग अलग जगह रह रहे थे तो अलग अलग जगह रह रहे लोगों की अलग अलग अंडरस्टैंडिंग थी, अलग अलग समझ थी, अलग अलग नोशंस थे, अलग अलग विचार थे, है ना। तो वही हुआ कि सबने अलग अलग तरह से पार्टिसिपेट किया, अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग। तो सबने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अलग तरह से समझा और अलग तरह से उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। तो अब यहां पे क्वेश्चन बनता है और 4 क्वेश्चन बनते हैं कि एक तो वो आपसे पूछ लेते हैं व्हाट आर द डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, या फिर व्हाट वर द डिफरेंट ग्रुप्स हु पार्टिसिपेटेड इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, व्हाट वर देयर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, डिफरेंट सेगमेंट ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एक्सप्लेन हाउ। तो कौन कौन पार्टिसिपेट किया? तो लोग गांव में पार्टिसिपेट कर रहे थे, शहर में पार्टिसिपेट कर रहे थे, प्लांटेशन फील्ड में लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो हम एक एक करके समझेंगे। जैसे लोगों ने शहर में पार्टिसिपेट किया, तो शहर में लोगों का पार्टिसिपेशन ठीक वैसा ही था जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जैसा बताया जा रहा था कि ऐसे ऐसे पार्टिसिपेट करना है, वो बोलते कि हाँ ऐसे ऐसे पार्टिसिपेट अपन कर लेंगे। तो शहर में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेशन वॉज मोर अलाइंड टू द आइडिया गिवन बाय कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने जैसा बोला ना वैसा किया, क्योंकि शहर में लोग थोड़े समझ गए थे कि कैसे पार्टिसिपेट करना है। तो जैसे बॉयकॉट करना शुरू किया। अच्छा, बॉयकॉट करना क्या होता है? जैसे हम देखते हैं ना बॉलीवुड को बॉयकॉट कर रहे हैं, तो बॉयकॉट करना मतलब किसी चीज से आप अपना एसोसिएशन नहीं रखते हो, आप किसी चीज को अच्छी ऐसा जब कर देते हो ना, तो वो क्या होता है, वो बॉयकॉट करना होता है, ठीक वैसा, ठीक है। तो व्हेन यू रिफ्यूज टू डील विद समथिंग यू आर बॉयकॉटिंग समथिंग और द अनदर, ठीक है। तो बॉयकॉट करना मतलब वही है कि व्हेन यू रिफ्यूज टू एसोसिएट योरसेल्फ विद समथिंग। तो बॉयकॉट ऑफ स्कूल, शहर में क्या हुआ कि स्कूल्स बॉयकॉट करना शुरू किए गए, कि स्कूल्स को ऐसे बॉयकॉट किए गए कि जो ब्रिटिश स्कूल्स थे बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया। मजे ही मजे, बच्चे सोच रहे कि अच्छा है
आज़ादी मिले ना मिले, हमारी छुट्टी मिल गई तो स्कूल्स में पढ़ना छोड़ दिया। टीचर्स ने भी सोचा कि अब बच्चे नहीं आए तो हम क्या करेंगे, तो टीचर्स ने पढ़ाना शुरू कर दिया, छोड़ दिया। और फिर क्या होता है बता, जिन बच्चों के पेरेंट्स टीचर होते थे, ठीक है, जिनके पेरेंट्स सर है या मैडम है, तो उन बच्चों के घर पे ही धुनाई हो रही है खूब, क्योंकि टीचर तो टीचर रहता ना, हाथ में जब खुजली चली जब क्या करेगा, तो घर पे ही बच्चे पढ़ा रहे हैं और बच्चों को घर पे ही दे रहे हैं धमाधम, ठीक है। बच्चे बोल रहे हैं भगवान सारे पीरियड अब पापा ही ले रहे हैं, स्कूल जाता था तो कम से कम ऐसा तो होता था कि एक ही पीरियड में मारते थे पापा, लेकिन ठीक है अब क्या करें, ठीक है। मैं ऐसा पापा नहीं बनूंगा, मैं बच्चों को पीटता नहीं हूँ मैं, ठीक है, चिंता मत करना। तो अच्छा टीचर लेकिन वो होते हैं जो बच्चों की लपक के धुनाई करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे बच्चे सुधर जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। मैं तो बहुत मार खाई है भाई साहब, ठीक, स्कूल में बहुत मार खाई है, 8th क्लास तक खाई है, इनफैक्ट 8th में भी 1-2 बार खाई है। कॉपी बना के नहीं जाते थे तो हमारे सोशल साइंस वाले जो सर थे वो क्या करते थे, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, वो सबको नी डाउन करवाते थे क्लास के बाहर, ठीक है, नी डाउन करवाते थे। हो जाएंगे नी डाउन में, क्या है, कॉपी लेके ऐसे ही तो खड़े होना होता है, जब टीचर आता है तो पूरे स्ट्रेट घुटने पे हो जाओ, नहीं तो बैठ जाओ। लेकिन नी डाउन तक पनिशमेंट खत्म नहीं होती थी, ठीक है, एक एक करके नी डाउन करके पहुंचाते रहते। जब पूरी क्लास में कॉपी चेक हो जाती थी, उसके बाद में जितने बाहर नी डाउन थे तो वो फिर सर भी बाहर आते थे। सर हमारे साथ नी डाउन नहीं होते थे, फिर सर क्या करते थे, नी डाउन पे ही बोलते थे, क्यों रे राजपूत कॉपी कहाँ है तेरी? सर भूल गया, वो मैं कल पक्का ले आऊंगा। वही घिसा पिटा एक ही वो कि सर बैग में रखना भूल गए, एक्सक्यूज रहता था। तो सर फिर क्या करते थे, नी डाउन में ही सर पकड़ते थे अपना और आगे झुका के पीठ पे देते थे थप्पी। 3 4 5 थप्पी जब पड़ती थी तब पनिशमेंट कंप्लीट होती थी, कि नी डाउन प्लस पीठ पे 2 4 5 गुंदे, तब पनिशमेंट कंप्लीट होती थी, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच माय सोशल साइंस टीचर चौहान सर फॉर बीटिंग मी लाइक दिस, ठीक है। आई एम व्हाट आई एम बिकॉज ऑफ दिस ओनली। तो ऐसी पिटाई होती थी। खैर कमिंग बैक टू द टॉपिक, आगे देखिए अगर क्या है, तो ऐसा हुआ भाई साहब क्या कि टाउन्स में लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट किया, ठीक है, टाउन्स में लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट किया, तो टाउन्स में लोगों ने ऐसे पार्टिसिपेट किया कि कॉर्पोरेशन हटाना, तो स्कूल्स वगैरह ब्रिटिश स्कूल्स जो थे वो पढ़ना बच्चों ने छोड़ दिया, टीचर्स ने पढ़ाना छोड़ दिया। कॉलेजेस और जो गवर्नमेंट सर्विसेज वगैरह में लोग काम करते थे उनको बॉयकॉट कर दिया। इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उस चीज को बॉयकॉट कर दिया। फॉरेन प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे। विद इन अ ईयर जो ब्रिटिश ट्रेड होता था कुछ 100 करोड़ और कुछ का होता था, वो घट के कुछ 55-57 करोड़ पे आ गया। तो फॉरेन गुड्स जो आते थे कंट्री में वो आधे हो गए आना, क्यों? क्योंकि लोग खरीद ही नहीं रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि पॉलिटिकल एंड पे, सोसाइटल एंड पे, इकोनॉमिक एंड पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का इंपैक्ट शहर में देखने को मिल रहा था, ठीक है। जैसे इलेक्शन होना था उस समय पे, तो इलेक्शंस में इंडियंस ने बोला तुम क्यों इलेक्शन करवा रहे, तुम तो इंडिया के भी नहीं हो, हम तुम्हारे इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते, बॉयकॉट कर देंगे। एक्सेप्ट वन पार्टी, एक जस्टिस पार्टी थी, जो कि पार्टी थी किसकी, नॉन ब्राह्मण्स की, ठीक है। अब जस्टिस पार्टी एक पार्टी थी नॉन ब्राह्मण्स की, और ये पार्टी ने इलेक्शंस को लेकिन बॉयकॉट नहीं किया। क्यों बॉयकॉट नहीं किया इस पार्टी ने? इस पार्टी ने इलेक्शन को इसलिए बॉयकॉट नहीं किया क्योंकि जस्टिस पार्टी का यह मानना था पहली बार तो मौका मिला है कि इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस में इंडियंस पार्टिसिपेट करेंगे और इस मौके से हमारे पास पावर आएगी। लेकिन अगर आप इलेक्शन बॉयकॉट करने की बात बोल रहे हो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के चक्कर में, तो हम तो फिर क्या है कभी पावर में आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अधिकतर पावर ब्राह्मण्स के पास रहती थी, ऐसा जस्टिस पार्टी के लीडर्स को मानना था। तो जस्टिस पार्टी या पार्टी फ्रॉम मद्रास जिन्होंने इलेक्शंस को बॉयकॉट नहीं किया था। खैर अब जैसे अगर आपको देखने को मिल रहा है कि टाउन में इस तरह से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो वो जो बोल रहे हैं ना डिफरिंग स्ट्रैंड्स, मतलब पीपल पार्टिसिपेटेड इन डिफरेंट वेज। तो टाउन्स में लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट किया, ऐसे पार्टिसिपेट किया। लेकिन टाउन्स में जो पार्टिसिपेशन था उसकी लिमिटेशन भी थी, मतलब टाउन में लोग पार्टिसिपेट जो कर रहे थे तो उसमें कुछ कमी रह गई थी। क्या कमी रह गई थी? कमी ये रह गई थी कि जैसे फॉरेन क्लोथ्स बॉयकॉट तो कर दिए, पहनेंगे क्या, पत्ते लगा के घूमेंगे लोग? नहीं, लोगों ने फिर बोला हम क्या पहने यार, अब इंडिया में क्या बन रहा है, इंडिया में खादी का कपड़ा बनता है, खादी क्लोथ्स पहनते हैं चलो। लेकिन खादी बहुत महंगा था, तो गरीब व्यक्ति ने जोश जोश में एक बार तो क्या कर दिया, बोल दिया कि बॉयकॉट फॉरेन क्लोथ्स। लेकिन मशीन मेड क्लोथ्स होते थे, सस्ते होते थे, ठीक है। तो एक बार तो बॉयकॉट कर दिया, लेकिन बाद में फिर से खादी खरीदना था और खादी एक्सपेंसिव होती थी। तो ड्यू टू दी पॉकेट लिमिटेशन, लोगों की गरीबी के कारण क्या है, लोगों को वापस से वही मशीन मेड क्लोथ्स खरीदना पड़े। तो ये पहली लिमिटेशन थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की टाउन्स में। क्वेश्चन बनता है ऐसा, व्हाट वर द लिमिटेशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन टाउन्स? तो खादी एक्सपेंसिव था, और दूसरी चीज वही कि स्कूल कॉलेज छोड़ तो दिए, कोर्ट्स वगैरह भी छोड़ दिए ब्रिटिशर्स के सब, लेकिन पापी पेट को कहां से पालोगे, सवाल था ये। बच्चे घर बैठे रहते थे, पेरेंट्स बहुत मार रहे थे उनको, तो बच्चे बोल रहे थे कि हे भगवान स्कूल वापस खुल जाए।
तो मतलब पॉइंट बीइंग, जोक्स अपार्ट, कि देयर वर नो अल्टरनेटिव इंडिजिनियस इंस्टीट्यूशन। अगर आप स्कूल छोड़ रहे हो तो बच्चों को पढ़ाना तो पड़ेगा ना। जो कोर्ट्स में लोग जाते थे वो कोर्ट्स छोड़ देंगे, लेकिन उनको नौकरी तो करना पड़ेगी ना, पेट कहां से पालेंगे अपना। तो धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, शुरुआत में तो छोड़ा, लेकिन क्योंकि इंडिया के अपने अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, इंडियंस के अपने अल्टरनेटिव कोर्ट्स, स्कूल, कॉलेजेस नहीं थे, तो पीपल स्टार्टेड ट्रिकलिंग बैक। ठीक है, तो दिस वाज द लिमिटेशन इन टाउन्स। समझ में आया? शहर में लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट किया और वहां की लिमिटेशन क्या थी। अब आ जाओ गांव में। अब गांव में देखो, सिंपल सिंपल चीज बताते चल रहा हूं, क्लियर है ना? ये गिव मी अ थम्स अप, एक बार चैट में बता दो, एक बार चैट में बता दो क्लियर है कि नहीं। बस बस 10 मिनट की और क्लास है बाबू, खत्म कर दें क्या? शहर वाली कल, गांव वाली कल पढ़ना चाहते हो क्या? अगर गांव वाली कल करना चाह रहे हो तो कल भी कर देंगे, क्योंकि चैप्टर अपना 2 दिन में होगा। तो कल गांव की कहानी पढ़ेंगे, ट्रूस पीरियड पढ़ेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ेंगे और कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। कल बहुत सारा पढ़ना है। इफ यू गाइज वांट दिस वी कैन डू दिस ऑल्सो। छुट्टी, हाँ टाइम भी हो गया क्योंकि अपनी क्लास लेट चालू हुई ना यार आज, इंटरनेट और ये टेक, क्योंकि आपकी फिर क्लास होगी अभी। गॉट 38 मार्क्स आउट ऑफ 40। ठीक है, लव यू सर, लव यू टू बच्चे। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। क्या चाहिए बताओ? रेस्ट चाहिए, आज का हो गया, कल चलो पोल देता हूं मैं, बताओ यस और नो। ठीक है, ऐसा बताना, मतलब आज पढ़ना है या फिर कल, कल करें इसको, क्योंकि कल तो जाना ही है अपने को, आज भी पढ़ेंगे तो यहां तक ही पढ़ेंगे। ए वाले आज, बी वाले कल। ठीक है, बताओ जरा फटाफट से। बताइए। आया क्विज, आया क्विज। नहीं, क्योंकि अभी तुम्हारी 9 बजे फिर क्लास है ना बाबू, 9 बजे फिर क्लास है, इसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि ब्रेक दे देता हूँ, खाना पीना खा लो। मुझे क्या है, मेरा क्या है, मैं तो रमता जोगी हूँ। क्लियर हो गया? बोल नहीं आया क्या? श्रेयस गुप्ता हैप्पी बर्थडे बेटा। चैट पब्लिक कर दूं? कल अपनी क्लास वही, कल अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे। कल 5:30 बजे क्लास होगी, 5:30 से 7। ठीक है, चलो ठीक है, गॉट इट। चलो चलो लेट अस रैप अप दिस नाउ। कल करेंगे यहां से कंटिन्यू। तो अपन टाउन तक का पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा कल, और कल इसी के आगे बढ़ाएंगे फिर। ठीक है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। 21 में क्या हो रहा है वो अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, बड़ा आसान है। चलिए दोस्त, मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखो। ठीक है, ये एक चीज ध्यान रखना बस आज की क्लास की सेल्फी के साथ में, क्या कि अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, मतलब कि डिफरेंट पीपल पार्टिसिपेटेड इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विद डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग। तो टाउन्स में लोगों ने जैसा कांग्रेस ने बोला वैसा समझा और पार्टिसिपेट किया, और टाउन्स में लिमिटेशन क्या थी वो हमने समझ लिया। कल कंट्री साइड यानी कल गांव की बात करेंगे। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।